अब नई बहस ये है कि बेचारे हमारे ये जो रियल एस्टेट के ब्रोकर लोग हैं, अब ये बेचारे जाएं तो कहाँ जाएं। गवादर में इतना कुछ लोगों का लगवा दिया इन्होंने, और सीपेक के नाम पर रियल एस्टेट के ब्रोकरों ने इतना काम कर दिया है कि अब बेचारों को समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करें। नए माशी एजेंडे के अंदर कहीं सीपेक का कोई जिक्र ही नहीं है, क्योंकि अब ज़ाहिरी बात है एक नया माशी प्रोग्राम है और मैं उस माशी प्रोग्राम के 100% हक़ में हूँ। मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान की मईशत का ये हाल होने की एक वजह सीपेक के मंसूबों को अंधाधुन उनके ऊपर अमल करने की कोशिश भी थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत को बहुत नुकसान पहुंचा। अच्छा, मैं कहता रहा, लोग घबराते रहे, यार ये क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है यार, इसको पता नहीं है कि सीपेक के मंसूबे जो हैं वो तो कोशर हैं, उनको तो कोई छू नहीं सकता। मैंने कहा यार आप लोगों को किसने ये बातें कह दी, आपको किसने ये कह दिया। फिर लोगों ने कहा कि साहब अब देखें, गवादर पर से मैंने कहा था फोकस हट जाएगा, अब गवादर से फोकस हट चुका है। अब फोकस कराची पर है, अब फोकस हैदराबाद पर है, अब फोकस सखर पर है। अब नया जो कॉरिडोर बन रहा है, अगर सीपेक कभी बनता भी है तो उसकी शक्ल खदोखाल वो नहीं होंगे जो कि पहले मंजन बेचा था। अब उसका नया रूट होगा कराची हैदराबाद, जो मोटरवे तैयार है लेकिन उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि उसको अपग्रेड किया जाए। वो फुल मोटरवे नहीं है, उसमें भी काफ़ी कमी पेशी है। फिर उसके बाद हैदराबाद सखर का जो रूट है उस पर वर्किंग बहुत तेज़ी से स्टार्ट है। हैदराबाद सखर का अगर ये रूट तैयार हो जाता है, मैं आपको बताता हूँ पूरा दही सिंध जो है वो मेन स्ट्रीम पाकिस्तान के साथ जुड़ जाएगा, मिल जाएगा। हर शहर सिंध का फिर एक्सेसिबल हो जाएगा जो उस पर होगा मोटरवे। तो बात यह है कि अब ये चैप्टर तो क्लोज, हाँ सही बोल रहा हूँ, सीपेक और गवादर का चैप्टर अब क्लोज, फिनिश, बाय बाय, टाटा। अब होगा एक नया पाकिस्तान का माशी प्रोग्राम जिसकी बुनियाद होगी SIFC, जिसके लिए मैं सलाम पेश करता हूँ जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब को कि उन्होंने ये बहुत ही नेसेसरी स्टेप ऑफ द डे लिया फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए। अब SIFC की शक्ल और उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो ज़ाहिरी बात है वक्त के साथ साथ इट विल इवॉल्व, लेकिन जो SIFC बेहतरीन प्रोग्राम और ऐसे ममालिक के साथ है जो सरमाया लगाएंगे, हमको उधार नहीं देंगे, जो सरमाया लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे पाकिस्तान में, और उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट पाकिस्तान भी गेन करेगा, वो भी गेन करेंगे। ये SIFC का प्रोग्राम सीपेक से इस वजह से बेहतर है क्योंकि सीपेक में खाली ये था कि चीन अपनी मर्जी के मंसूबे लगा रहा था और पाकिस्तान जो था वो उधार पकड़ के, कर्ज पकड़ के और अपने टैक्स पेयर के पैसे लगा के काम कर रहा था। मैं आपको क्लियर कट बात बता रहा हूं। अली नासिर एक नर का बच्चा, मर्द का बच्चा आप लोगों को बताता रहा कि सीपेक का मंसूबा जो है ये खाली डब्बा है, टम टपा टम टप टपा टम टप, लेकिन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। मैंने बताया ऐसा ये कुछ भी मंसूबा नहीं है, ये ऐसे ही हमने एक मंसूबा बना लिया। अब ये SIFC जो है ये एक हकीकी प्रोग्राम है, एक ऐसा बेहतरीन प्रोग्राम है जिसके तहत हमारे बिरादर ममालिक पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे। ये वो लोग हैं जो टाइम टेस्टेड हैं, जिनके पास नोटू भरपूर है, जो नोटू लगाने के लिए तैयार हैं, जो किसी भी टाइम सीड मनी रेडी कर सकते हैं। ये होता प्रोग्राम, ठीक। अब उसकी एग्जीक्यूशन है, उसके लिए सिविलियन गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा। तो हम फ्रेमवर्क हमने बना के दे दिया भाई, फ्रेमवर्क हमने बना के दे दिया। तो ये कुछ चीज़ें हैं मेरे ख्याल से जिनके ऊपर अब गौर करने की कौम को ज़रूरत है। एक नई सिमत आ गई है मामलात के अंदर, तो आए इसके ऊपर ही आज हम बात करेंगे। तो गुफ्तगू बाकायदा आगाज़ करने से बता दूँ कि बहुत सारे मामलात इस मुल्क के अंदर पेश आ रहे हैं और मुख्तलिफ नौइयत के हैं, उन सब पर ही बात की जा सकती है, लेकिन हमारा महवर मईशत है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि माशी मौज़ूआत पर ही बात करूँ। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब। डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब मुल्क के मारूफ मईशतदान हैं। वेलकम करता हूँ आपको शो में। जी बहुत शुक्रिया अली भाई, कैसे आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और देखें डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब कि हमने एग्रीकल्चर पे बात शुरू की तो आपने देखा कि आपकी बातों, मैं ये नहीं कहता कि खालिसतन आपकी बातों का असर या मेरी बातों का असर हुआ, लेकिन बात यह कि एक बहस शुरू हुई कि इस मुल्क के अंदर एग्रीकल्चर के शोबे पे तवज्जो दी जाए। आप दिल पे हाथ रख के बताएं, किसी और मेन स्ट्रीम चैनल पर, किसी और मेन स्ट्रीम प्रोग्राम पर
आपने हमारी गुफ्तगू के अलावा कहीं आपने सुना कि लोग ज़राअत के बारे में बात कर रहे हो? मैंने नहीं सुना, अगर आपने सुना हो तो। फिर इन्वेस्टमेंट का मौजू था। मैंने बिल्कुल नहीं सुना। मेरे ख्याल में हमने इसके ऊपर स्पेशल 2 प्रोग्राम किए थे जी। और एक प्रोग्राम तो वेरी रिसेंट हमने किया, ऑलमोस्ट 2 या 3 महीने पहले। जी, और आप देखें कि उसके बाद आप देखें पूरा ये मैं कह रहा हूं कि पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है और वो क्या कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट आ रहा है। आप लोग रिसर्चर बोलते हैं ना कि डायनेमिक्स चेंज हो रही हैं। अब दूसरा एस्पेक्ट सुने, मैंने और आपने 2-3 मरतबा इस पर गुफ्तगू की कि जब तक मुल्क के अंदर सरमायाकारी नहीं आएगी, जुज़वी गुफ्तगू थी, तो मुल्क आगे नहीं चल पाएगा। इसमें याद होगा आपको, हमने फॉरेन डेट के ऊपर एक प्रोग्राम किया था आपके साथ तफसीली, तो उसके अंदर आपने मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात की थी। अब देखें इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस आ गया। अब बात ये, डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब, एक प्रोग्राम तो तैयार हो गया, लेकिन अब बाकी काम इंटेलिजेंशिया ने करना है इस मुल्क के, एकेडमिक्स ने करना है इस मुल्क के, प्राइवेट सेक्टर ने करना है इस मुल्क के, सरमायाकार और ताजरों ने करना है, जॉइंट वेंचर्स करने और इसको कामयाब बनाना है। यानी अब उंगली पकड़ के सारा काम नहीं करवाया जा सकता इनको। आपके ख्याल से इस लाहे अमल को कामयाब बनाने के लिए हमारा प्राइवेट सेक्टर कितना गेयर्ड अप है, हमारी ब्यूरोक्रेसी कितनी गेयर्ड अप है और हमारा एनवायरनमेंट कितना गेयर्ड अप है, इस पर गुफ्तगू करते हैं। क्या कहते हैं आप? जी, बहुत शुक्रिया अली भाई। देखें, बात यह है कि जब आप इस तरह के प्रोग्राम्स बनाते हैं तो इसका मतलब ये होगा सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं उनके दरमियान कोहेरेंस होनी चाहिए। जब तक सारे स्टेक होल्डर्स को उनके जो कंसर्न्स हैं उसको, जो उनके लाहे अमल है उसको, जो उनके तरजीहात हैं उसको, और जो इस पूरे प्रोसेस के अंदर मुश्किलात होती हैं उनको जब तक आप हल नहीं करेंगे, मेरा नहीं ख्याल कोई भी प्रोग्राम जो है उसको आप कामयाब कर सके। जहां तक सीपैक की बात कर रहे थे इंट्रो के अंदर, मेरे ख्याल में सीपैक भी कोई बुरा मनसूबा नहीं था। सवाल वही आता है कि हमने उस मनसूबे में से अपने लिए कितना गेन करना है, या हमने अपने मुल्क की जो फलाह बहबूद है उसको कितना मलहूज़े खातर रखना है। चाइना ने, अगर फर्ज करो आपके साथ कोई मनसूबे साइन किए, तो चाइना ने जबरदस्ती साइन नहीं किए थे। आपने अपनी कॉन्सेंट दिखाई, उस कॉन्सेंट के बाद चाइना ने उसके ऊपर साइन किया और प्रोग्राम उसको लेके चले। जहां तक अब जो नया प्रोग्राम SIS की बात आप कर रहे हैं, उसमें भी देखें, बात यह है कि आप एकेडेमिया को साथ लेके चल रहे हैं, इसका मतलब ये कि आप रिसर्चर या प्रोफेसर की बात आप कर रहे हैं। अब हमें देखना ये होगा कि हमारा प्रोफेसर जो है या हमारा रिसर्चर जो है वो सोसाइटी के साथ कितना लिंक है। हमें ये देखना होगा कि हमारा प्रोफेसर या हमारा रिसर्चर वो आपका जो प्राइवेट सेक्टर है उसके साथ कितना लिंक है। फिर ये हमें ये भी देखना होगा कि हमारा जो प्रोफेसर या रिसर्चर और प्राइवेट सेक्टर जो है वो ब्यूरोक्रेसी के साथ कितना लिंक है। जब तक हम इन तीनों सेक्टर को लिंक नहीं करेंगे तब तक हम कोई मनसूबा हो उसको, मेरा नहीं ख्याल, कामयाबी से हम कर पाएंगे। और अब चूंकि ये मनसूबा बेसिकली आपका लिंक करता है जो आपका प्राइम सेक्टर जिसको हम एग्रीकल्चर कहते हैं, और हम बड़े फख्र से कहते हैं कि हम एक ज़री मुल्क हैं। इसमें जो मेरे हमें चौथा फरीक है जिसको हमें शामिल करने की जरूरत है वो ये कि अगर हम जो हमारा फार्मर है उसको एजुकेट करें। बहुत सारे हमारे वफूद जो हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों की विजिट भी करते हैं, वहां से जा मशवरे करते हैं, उनसे कहते हैं कि ठीक आप हमें गाइड करें, हमारी रहनुमाई करें ताकि हम भी आप जैसी तरक्की करें। अब ये है कि अब हम चाइना की खाली एग्जांपल लें तो चाइना ने मेरे ख्याल में सबसे पहले काम ये किया कि उसका जो किसान था उसको उन्होंने एजुकेट किया और किसान को डिजिटलाइज किया। अब ये बड़ी एक अच्छी टर्म है कि किसान कैसे डिजिटलाइज हो गया। भाई किसान को डिजिटलाइज उन्होंने इस तरह से किया कि जो किसान और मार्केट का एक लिंक है उसको उन्होंने जनरेट किया। अब हमारे यहाँ क्या है कि किसान किसी एक रीजन में रह रहा है और हम आप लोग जो है, जो आपका प्राइवेट सेक्टर है वो किसी दूसरे रीजन में जाके काम कर रहा है। तो ये जो लिंक है मेरे ख्याल में, जिसको मैं कोहेरेंस कह रहा हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके चारों सेक्टर के लिए। जब तक ये बिल्ट नहीं होगी मेरा ख्याल है कि ये भी मनसूबा जो बाकी मनसूबों की तरह खटाई में पड़ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर नुकात कुछ ऐसे हैं कि जो आपके सामने रखूँ करना, जैसे मैंने आगाज़ में ही इस चीज़ को मतलब लोगों को आगाह कर दिया कि हमारे मैंडेट में मईशत ही है, लेकिन अब आपके सामने एक और नुक्ता भी रख देता हूँ। कामयाबी हमारे तमाम मंसूबों की डिपेंडेंट होगी लॉन्ग टर्म रेजिलियंस के ऊपर। प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम तो शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी अभी तक हासिल करने में इतने कामयाब नहीं रहे। IMF का प्रोग्राम हम भूल गए हैं। 60 दिन बाद गिव और टेक अ फ्यू मोर डेज और यू कैन असेस वट एवर यू फील, लेकिन मेन एम ये है कि IMF को हम होंगे आंसरेबल। जब हम IMF को आंसरेबल होंगे तो मैं काफ़ी सारे अपने ताजिर सनतकारों से पूछ रहा हूँ, आपको रियल इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव दिखाना पड़ेगा।
डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब, हमारे ताजिर सनतकार आके कहते हैं हमारी कॉस्ट ऑफ फंड्स जो हैं वो बड़े महंगे हो जाएंगे, पाकिस्तान अनोखा मुल्क है। अनोखा मुल्क तो है, लेकिन फिर फिशर की थ्योरी को मैं जाके गटर में नहीं फेंक सकता, मैं कैपिटल एसिड प्राइसिंग मॉडल को उठाकर कूड़े में नहीं डाल सकता, मैं मजबूर हूं। स्टेट बैंक को आज नहीं तो कल इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। क्या कहते हैं आप डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब? देखें जी, आपको IMF के जो लोग हैं वो बेसिकली आपकी गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं। अब मेरे ख्याल में ये तो क्वेश्चन बिल्कुल बनता ही नहीं है कि हम आंसरेबल होंगे। मेरा ख्याल है कि हम उनके कहने के ऊपर काम कर रहे हैं। मसलन जैसे अभी निगरान गवर्नमेंट ने मुआशी मनसूबा बताया है, उसके अंदर ये वाज़ेह लिखा हुआ है कि आपको आने वाले 2 सालों में इतने आपके जो अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है वो कट करने पड़ेंगे। उसमें वाज़ेह ये लिखा हुआ है कि अब आपको ज़राअत के ऊपर भी टैक्स लगाना पड़ेगा, आपको रियल एस्टेट के ऊपर भी टैक्स लगाना पड़ेगा। तो ये तो सारी चीजें जो है वो इसहाक डार साहब ने पार्लियामान में आके ये कह दिया कि भाई ऐसी चीज, उन्होंने वाजे कर दिया कि ऐसी चीज नहीं है, आपको गलत फहमी हुई है, ये मतलब उसमें शामिल है नामा गुजारिशात के अंदर, लेकिन ये करेंगे हम करेंगे नहीं, ये तो हमने फैसला करना है। ये आपके सामने नहीं हुआ था क्या? इसहाक डार साहब खुद आके ये कहकर गए। देखें जी, हाँ, जो मेरे पास स्टैटिस्टिक्स हैं, जो निगरान गवर्नमेंट ने चीजें तजवीज की, उसके मुताबिक ये कहा कि आइंदा 2 वर्षों के दौरान 5,600 अरब के बिल वास्ता टैक्सों की उनमें इजाफा किया जाएगा। 5,600 अरब। अब वो चाहे डायरेक्ट टैक्सेस है चाहे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। तो मुझे ये बताइए, इन पैसों की वजह से जो कास्ट ऑफ फंड्स है, अब टैक्स लगेगा तो उससे भी तो जाहिर बात जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें क्या कहते हैं, महंगाई में इजाफा होता है ना। तो ये इन चीजों को किधर लेके जाएंगे? और फिर दूसरी बड़ी बात जब देखें कि हमेशा ही हम जब भी कभी प्रोग्राम डिस्कस किया, हम ये बात करते हैं कि पाकिस्तान पोटेंशियल है, सिर्फ अगर जो मिसमैनेजमेंट है उसको हम कवर कर लें तो मेरे ख्याल चीजें उससे बहुत ज्यादा ठीक हो जाएंगी। अभी जो डॉलर का मामला है उसमें कौन सी इन चंद हफ्तों के अंदर, चंद दिनों के अंदर आपने को प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा इजाफा कर लिया। सिर्फ जो लीकेजेस थे आपने वही कंट्रोल किए, तो आप तकरीबन 40 रुपए जो डॉलर है वो सस्ता हो गया। इसी तरह बाकी शोबों के अंदर जैसे एग्रीकल्चर है, आपका इंडस्ट्री है, उसके अंदर जिस मिसमैनेजमेंट है उसको भी इसी नेक नीति के साथ अमल दरामद किया जाए तो चीजें ठीक हो सकती हैं आपकी। मुहक्किक हैं, मईशतदान है, बैनुल अक़वामी नामवर यूनिवर्सिटियों से मंसूब हैं। तो डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब, आप मुझे ये बताएं कि ये जो बार बार बोल रहे हैं कि रीर जो होती है REER, ये कह रहे हैं कि साहब रीर है और फलां है, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट को डिटरमिन करने का क्या सिर्फ एक ही टूल है रीर? इसके अलावा और कोई वर्ल्ड में टूल नहीं? हमने तो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था कि परचेजिंग पावर पैरिटी के अंदर भी उसके अंदर शामिल है, सप्लाई एंड डिमांड भी उसके अंदर शामिल है, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल भी शामिल है। तो दुनिया में सिर्फ क्या ये रीर ही एक मेजर है जिसको आप लोग यूज करते हैं? मैं जानना चाह रहा हूं। जी देखें, ये एक बड़ी टेक्निकल टर्म है, मेरा आम आदमी इसको समझ नहीं पाएगा। हम इसको थोड़ा सा यूं कर लेते हैं, एक्सचेंज रेट को अगर हमने बेहतर करना, मतलब कंपेयर पे को हमने स्ट्रांग करना है, उसमें देखें इसमें कौन सी कैसी रॉकेट साइंस है। आपको पता है कि पाकिस्तान जियोग्राफिकली एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, तो क्या हमें नहीं चाहिए कि हम टूरिज्म से डॉलर कमाएं? आप ये कहते हैं कि हम चूंकि एक जरी मुल्क हैं, तो क्या आपको नहीं चाहिए कि हम ज़राअत के ऊपर जो फोकस करें? अब IT का दौर आपको पता है, आप ये कह रहे हैं कि हमारा जो यूथ है वो आबादी का 50% भी ज्यादा है, तो क्या इस यूथ को ट्रेन करके हम इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट करके IT सबसे जो है वो, तो क्या उससे हम डॉलर नहीं कमा सकते? और उसके बाद जो इंडस्ट्री हमारी जो बेचारी कह लें कि आखिरी वो सांसें ले रही, उसको हम पुश करके, उसको हम एक्सेलरेट करके क्या उससे हम डॉलर नहीं कमा सकते? तो ये तो वो सादा चीजें हैं। अनपढ़ आवाम है मेरी, तो उनको मेरे ख्याल में सादा चीजें बताएं तो वो ज्यादा अंडरस्टैंडेबल होंगी, बजाय कि हम इस तरह की जो टर्म्स हैं वो इस्तेमाल करें। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग जो हमसे बाद में पैदा हुए, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन के ऊपर उन्होंने जोर दिया, और आज देखिए दुनिया के अंदर नंबर 1 उनके फॉरेन रिजर्व्स हैं। तो हम उनसे बहुत सारे ममालिक हमारे सामने आगे निकले, हमसे आगे दौड़ में वियतनाम निकल गया, कंबोडिया निकल गया, बांग्लादेश हमसे टूटा निकल गया। आसान अल्फाज के अंदर डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब ने समझाने की कोशिश की, पर उसमें उन्होंने एक चीज़ हाईलाइट की कि कौम में ख्वानदगी की शरह कम है। उस चीज़ पे तो मैं मुत्तफ़िक हूँ। हाँ, चीज़ें इनको आसान तरीके से समझानी चाहिए। वो बात कुछ ऐसी है डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब कि आसान तरीके से हमारी कौम को चीज़ समझ में नहीं आती। अगर मैंने देखा है कि अंग्रेज़ी में बात करें तो ये ज़्यादा मुतासिर हो जाते हैं, लंबाइयों में चले जाएं, पेचीदगियों में चले जाएं तो ये ज़्यादा मुतासिर हो जाते हैं। सीधे साधे हल को तो ये मानते ही नहीं हैं, कहते हैं कि तो मुमकिन ही नहीं है कि सीधा साधा मसले का हल निकल सके। इनको जितना पेचीदा मसला करके बताएं
ये उतना ही ज़्यादा उससे मुतासिर होते हैं। डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब, अब मसला इससे ज़्यादा और संजीदा नौइयत का है। देखें, आई विल बी वेरी फ्रैंक विद यू, पॉलिटिकल डायनेमिक्स इस मुल्क के चेंज होने वाले हैं। एक तरफ मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो क्या टो कर रही लाइन मैं कुछ कह नहीं सकता। दूसरी तरफ रियलिटी है, और रियलिटी और कंपल्शन ये है कि उधर जॉर्जिया साहिबा से मुलाकात हुई और यहाँ पर इंतखाबात का ऐलान हो गया। तो मैं ये नहीं कहता कि इन दोनों चीज़ों का कोई ताल्लुक है, लेकिन आप भी बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं कि इंटरनेशनल लॉबीज़ और इंटरनेशनल वर्ल्ड का हमारे ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है। पहले हम अनोखे लाडले थे, इलेक्शन हम करवाएं ना करवाएं सब चलता था। फिर अचानक हमने ग़ुलामी नामंजूर के नारे लगाने शुरू कर दिए। फिर उन्होंने ऐसा हमारे साथ किया कि हमें लग पता गया कि हम हैं क्या। तो मसला ये है कि इलेक्शन होते हैं, उसके बाद जो भी आता है, मैं नाम नहीं लेता, टीम किसी के पास भी नहीं है, मईशत कैसे संभालेंगे ये तो बताएं आप मुझे। बात ये है कि टीम मेरा ख्याल है कि मौजूद होनी चाहिए, और ये नहीं है कि लोग पाकिस्तान के अंदर नहीं है, पाकिस्तान में लोग काम करना चाह रहे हैं। सवाल जो वो बार बार आप पिछला एक्सपीरियंस आप देखें उन लोगों का जिन्होंने काम किया पाकिस्तान में, वो बेचारे बाद में काम का हिसाब देते रहे। तो जो शरीफ आदमी है काम करना चाहता है, लेकिन चूंकि उसको मुकम्मल वो पूरा प्लेटफॉर्म या कह लें कि पूरी स्पेस नहीं मिलती काम करने की, और उसके बाद जो सबसे बड़ी बात यह है कि वो फिर जो काम उसने किया होता है मुल्क के लिए, वो आने जब उसका वो ड्यूरेशन खत्म होता है, वो जरा 8-10 साल का हिसाब देता रहता है। मेरे ख्याल में लोग थोड़ा सा इससे डरते हैं, और अगर ये ट्रस्ट दे दिया जाए उस बंदे को कि ठीक है आप काम करें और आपकी जो तरजीहात है उसमें ये चीज शामिल हो, बल्कि वो टॉप पे हो कि मुल्की मुफाद है वो सबसे पहले, बाकी सारी चीजें बाद में है, तो फिर मेरे ख्याल में लोग निकल आएंगे। अच्छा, लेकिन आपने एक चीज़ पता नहीं ऑब्ज़र्व की नहीं की, अभी तक लोग देखें, बात यह है कि वन शुड बी प्रिपेयर्ड। इम्तिहानात की तारीख अगर अनाउंस हो जाए तो तालिब इल्म तैयारी शुरू कर देते हैं। तैयारी शुरू करने के बाद इम्तिहानी मतलब ये कि बस्ता तैयार करने से अहम ज़रूरत ये होती है कि बंदा तैयारी भी तो करे कि पर्चे में आएगा क्या। मुझे अभी तक ये समझ में नहीं हो रहा कि यहाँ पे बस्ते तैयार हो रहे हैं, यानी इलेक्शन जीतने या हारने की तैयारियां हो रही हैं। ये तैयारी नहीं हो रही कि सबक पढ़ के जाना है, आगे इम्तिहान देना है, उसमें कुछ लिखना भी है। तो आप मुझे ये बताएं कि जैसे आपने कहा कि लोग तो मौजूद हैं, लेकिन मैंने किसी का मंशूर नहीं देखा, किसी की प्रिपरेशन नहीं देखी। यार जनवरी में कितना टाइम रह गया आप मुझे खुद बताएं, हम सितंबर ख़त्म होने वाला है, 3 महीने के में इलेक्शन है, कोई मंशूर नहीं, कोई माशी प्लान नहीं, किसी सियासी जमात ने कोई माशी प्रोग्राम पेश नहीं किया, ये नहीं बताया हम IMF के प्रोग्राम पे किस तरह से अमल दरामद करेंगे या नहीं करेंगे या क्या करेंगे। क्या कहते हैं आप? अब मेरे ख्याल में ये बात आपने अगर याद हो तो हमने मिर्जा इख्तियार बेग साहब के साथ एक प्रोग्राम किया था जिसमें वाज़ेह मैंने जिक्र किया था इस बात का कि शायद हमें पढ़ने की आदत नहीं है फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो जिस दिन पढ़ने की आदत डेवलप हो जाएगी उसमें मैं भी शामिल हूँ, मेरी आवाम भी शामिल है, क्योंकि हम लोग इससे पहले तो अगर देखा जाए तो मुआशियत के ऊपर कोई बंदा कंसर्न ही नहीं था, चाहे वो आम आदमी हो। बस ये था कि बस नवाज शरीफ साहब को वोट देना है, मेरी पार्टी जीत जाए, और नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाए, जरदारी साहब को वोट देना है, वो पार्टी जीत जाए, या PTI जो है उनको वोट देना, इमरान खान साहब जीत जाए। तो हम अपने अपने जो हमारे आइडियल थे उनको प्राइम मिनिस्टर की सीट से नीचे तो हम देखना ही नहीं चाहते थे। और अभी भी आप देखें जो हजूम है आपका वो इसी बात को लेकर चल रहा है। अब जो परेशानियां बेसिकली बड़ी हैं, जो मिडिल क्लास है उससे जो लोअर क्लास है उसकी परेशानियों में ये पिछले चंद सालों से इजाफा होने को आ रहा है, और लोग अब सोचना शायद उन्होंने शुरू कर दिया कि यार बात ये कि थोड़ा मुआशियत के बारे में बात करें। और लोग अब मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम जो है उसका सर्वे लोग करते हैं, लोगों से मिलते हैं, अब जाके लोग रोना रो रहे हैं कि तेल की कीमतें हमें मुतासर कर रही हैं, हमने फिर भी लोगों को ये चूरन बेचा कि जी डॉलर की कीमत में इजाफा हो रहा है, इसी तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, मुल्क में महंगाई इसकी डॉलर की वजह से आ रही। मैंने यकीन करा एक रेडी वाले से जब कभी सब्जी खरीदी है या मैंने फ्रूट खरीदा है तो मैंने कहा यार इतनी महंगी, कहते भाई डॉलर जो महंगा हो रहा है। तो अब लोगों को थोड़ा समझे कि वो मुआशियत की छोटी मोटी टर्म्स जो हैं उसके ऊपर लोग बात करना शुरू कर गए हैं। अब अगर फर्ज करो ये जो बड़ी पार्टियां हैं ये इस किस्म का मंशूर नहीं बताती, कोई लाइम नहीं लेके आती, कोई प्रोजेक्ट या मंसूबा नहीं लेके आते, मेरा नहीं ख्याल कि वो आगे ग्रो कर पाएंगे। अच्छा, मैं डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब आपको पहले से ही बता दूं कि बहाने क्या होंगे अगली हुकूमत के। ये मैं आपको क्लियर बता दूं, इलेक्शन होंगे, टाइम पे होंगे, जो भी मकबूल होगा वो जीत जाएगा। लेकिन बहाने में आपको पहले बता दूं, पिछलों ने बेड़ा गर्क किया, पिछलों ने, और पिछलों ने कहा था कि उनसे पिछलों ने बेड़ा गर्क किया, और उनसे पिछलों ने कहा था कि उनके पिछलों ने किया था। ठीक है सर, ये बात होगी टोटल कि जी पिछलों ने किया। अच्छा, दूसरे आप आना सुन लें,
असल में IMF प्रोग्राम की शराइत बड़ी सख्त हैं। IMF के प्रोग्राम की वजह से ये सब कुछ होगा जो भी होगा। मईशत बेहतर नहीं होगी बाय दी वे, इलेक्शन होंगे, नई हुकूमत आएगी, इसमें कोई शक नहीं, मईशत बेहतर नहीं होगी। ठीक है सर। फिर तीसरी बात, बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर भी ऐसे ही मसाइल हैं। मैं अभी तो गया था बाहर के मुमालिक में, वहाँ पे भी गुर्बत, बेरोज़गारी, महंगाई बढ़ गई है। ठीक है सर, मैंने आपको 3 बहाने बता दिए। अगर ये अगला आने वाली हुकूमत ये बहाने ना रखे आपके सामने तो आप मुझे कहना, क्या कहते हैं आप? हाँ जी, मैं इस बात को भी समराइज इस तरह से करता हूँ कि ये भी बात हमारे पिछले टीवी प्रोग्राम के साथ लिंक है, जिसमें आपसे मैंने कहा था कि ओवरऑल देखा जाए तो 2024 का साल जो भी है वो ग्लोबल लेवल पे रिसेशन का साल है। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अंदर कोई बेहतरी आएगी। हाँ, आप मार्च 2025 की बात करें तो फिर थोड़ी सी चीजें जो है वो सुधरना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे चीजें इस तरह होंगी तो पाकिस्तान के अंदर भी उसके जारी फ्रूट्स मिलेंगे। पाकिस्तान में ग्लोबलाइज विलेज के अंदर रहता है। जहां तक बात आप कह रहे हैं पिछड़ों में पीछे अब 40-45 साल तो यही बात चल रही है कि जो पिछड़ों ने ये किया उसकी वजह से हम ये, लेकिन अब मेरे ख्याल में ये भी जो मंजन है ना, ये भी आप आगे नहीं भेज सकेंगे। वजह ये है कि ये प्रोग्राम जो आपका IMF का वो जितना सख्त है, ये लोग इसके कह लें कि असरात बेयर कर रहे हैं। आपने अगर आगे भी ऐसे कहा तो अगला IMF का प्रोग्राम जो होगा वो इससे भी ज्यादा सख्त होगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ। पाकिस्तानी कौम सोशल मीडिया में मुतहरिक तो बहुत हो गई है, टिकटॉक देख देख के, और इनको पेशा भी नया मिल गया है टिकटॉक के अंदर, और इधर उधर पैसे वैसे कमाने के तरीके भी सीख गए हैं यूट्यूब वगैरह पे। लेकिन आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, ये बुनियादी माशी उसूल नहीं समझे। क्या बिजनेस साइकिल एक रियलिटी नहीं है? क्या इकोनॉमिक बूम के बाद रिसेशन नहीं आती? अगर मजहबी रिवायात के अंदर भी देखा जाए तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या जो है वो भी मुफस्सिल हमारे सामने मौजूद है। तो बात ये है कि रिसेशन तो आएगी, इट इज़ ए रियलिटी, और रिसेशन के बाद इकोनॉमी इंप्रूव भी होगी, जिसके बारे में आपने जिक्र किया। वाई वी आर नॉट एक्सेप्टिंग द रियलिटी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। हम क्यों कहते हैं रिसेशन कभी भी ना आए? वो पहले भी जो बात आपसे मैंने कही ना कि हम चूंकि एक इलिटरेट नेशन हैं, हम चीजों को अब जैसा सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, सोशल मीडिया के ऊपर भी जो आपने दिखा दिया लोगों ने मानना शुरू कर दिया, चाहे वो टिकटॉक है चाहे यूट्यूब है। और ये भी एक रियलिटी है कि सोशल मीडिया जो है नेगेटिविटी को ज्यादा प्रमोट करता है। नहीं, आप मुझे बताएं ना, एक यूट्यूबर था, उसकी वीडियो थी कि शहर में अच्छे आलू छोले कहाँ मिलते हैं, और उस वीडियो के एंड बाद उन्होंने बता दिया वीडियो के पाकिस्तान की मईशत कैसे ठीक की जा सकती है। सर फिर ये करते हैं कि आप पर मैं वेले बैठ जाते हैं तो ये आलू छोले वाले ही बताएंगे कि मईशत कैसे ठीक होगी। नहीं जी, मैं तो देखें मैं वही काम करूंगा जो मैं काम जानता हूं। मैं एक रिसर्चर हूं, मुझे पता है कि मैं रिसर्च कर रहा हूं। जितनी भी अल्लाह ताला की ज़ात मुझे सिखाई, मैं उसके ऊपर शुक्रगुजार, मैं वही काम करूंगा। एक चीज। दूसरी बात ये देखें, जैसे तो मैंने पहले बात कही कि चूंकि हम एक अनपढ़ लोग हैं तो हमें सिर्फ जो अच्छा है वही चाहिए, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि रिसेशन के बाद रिकवरी भी होती है, फिर बूम भी आता है। हाँ, बीइंग एन एक्सपर्ट हमारी ड्यूटी ये है, बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर हमारी ड्यूटी ये है, बीइंग अ गुड इकोनॉमिस्ट हमारी ड्यूटी ये है कि हमने वो जो बूम का पीरियड है उसको हमने उस ड्यूरेशन को कैसे हमने लंबा करना है, उसको कैसे हमने मेंटेन करना है। और ये भी देखें, हर सवाल के बाद क्या है, जाहिर सी बात है वो आपकी ऊंचाई या बढ़ाई होती है, और जब आप किसी पीक पे चले जाते फिर आपका वो डिक्लाइन शुरू हो जाता है। तो ये चूंकि अगर हम एजुकेटेड होते ऑल ओवर बीइंग अ नेशन तो शायद हम चीजों को जल्दी समझ जाते, क्योंकि अब हम हथे चढ़े हैं किसके, सोशल मीडिया के। तो कोई आलू छोले की कहानी हमें सुनाता है, कोई दूसरी कहानी सुनाता है, कोई कहता है कि स्मार्ट सिटीज में अब इन्वेस्ट लगा अच्छा, दें एक शहर पे। नहीं, ये मैंने बात इसलिए आपसे की है क्योंकि अब आपने आपकी गुफ्तगू के पैराए में आप मुझे बताएं कि एक टैक्सेशन के मौजू का एक्सपर्ट है, वो मईशतदान कैसे बन सकता है? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसको भी आप मईशतदान कह देते हैं। मैं आपसे वैसे पूछ रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं आपके सामने मुख्तलिफ में वो जो मिर्जा अख्तियार साहब का हमने प्रोग्राम किया था उसी में मैंने कहा था कि हम इररेलेवेंट लोगों को इररेलेवेंट जगहों को तैनात करते हैं। नहीं, ये नुक्ता तो अपनी जगह अहमियत रखता है, लेकिन बात यह है कि टैक्सेशन का एक्सपर्ट जो है वो माहिर माशियात कैसे बन सकता है? तो वन साइडेड ओपिनियन देगा, क्या कहते हैं आप? मेरा नहीं ख्याल को माहिर मुआशरत उनको कहना चाहिए, और जो लोग कह रहे हैं मेरे ख्याल में उनको सोचना चाहिए इस बात के ऊपर। क्या आपने उनकी गुफ्तगू में नाम नहीं लेता, उनकी गुफ्तगू का महवर जो है वो मेरे ख्याल से स्ट्रॉन्ग रिसर्च बैकग्राउंड के ऊपर बेस्ड नहीं है, उनके पास हेयर से बेस्ड फिगर्स हैं, मेरा ऐसा ख्याल है। आप क्या कहते हैं, कैन सॉलिड रिसर्च बैक हिज क्लेम्स? नाम नहीं ले रहा मैं किसी का।
जी, मैं मेरे ख्याल में चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं उसको भी इकोनॉमिस्ट नहीं मानता, मैं जो टैक्स एक्सपर्ट जिनकी बात है मैं उनको भी इकोनॉमिस्ट नहीं मानता। वजह ये इकोनॉमिक्स जो टैक्सेशन है वो बेसिकली इकोनॉमिक्स का पार्ट है। आप ये हम ये नहीं कह सकते जो टैक्सेशन वो जानते हैं एंड ही नोज एवरीथिंग अबाउट इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स जो है वो एक सेपरेट एंटिटी है। तो हमें चीजों को थोड़ा सा वो देख के फिर मेरे ख्याल में तैनातियां करनी चाहिए। कौन सा बंदा किस शोबे में माहिर है, उसको उसी का जो काम उसको आता है वही काम देना चाहिए। ये भी बात सही है आपकी। अच्छा, नुक्ता नुक्ता जैसे आपने बताया कि लोग इससे वाकिफ़ नहीं हैं तो बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं। बात यह कि इकोनॉमिक्स का जो बुनियादी मसला है वो मसला है ही ये कि इंसान की अनगिनत ख्वाहिशात को दुनिया में मौजूद महदूद वसाइल से पूरा कैसे किया जा सके। अब मसला ये है कि अनगिनत ख्वाहिशात, थोड़ा सा मैं कंटेंशन कर दूं आपकी बात। हाँ, नहीं, करें, बिल्कुल करें। आपके जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको एफिशिएंटली इस्तेमाल करें ताकि जो आपकी अनलिमिटेड वांट्स हैं वो मैक्सिमम उनको पूरा कर सकें। ये भी अहम नुक्ता आ गया। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक चीज़ आपसे ये जाननी है। अभी हमारे बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जी हमें जो सोल्यूशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस देती हैं ये वन साइज़ फिट्स ऑल हैं। तो मेरा जवाब उनसे ये होता है कि अगर उनका वन साइज़ फिट्स ऑल है तो आप अपना कस्टम मेड सोल्यूशन बना के उनके सामने पेश कर दो, वो मना थोड़ी करेंगे। आप अपना कस्टम मेड सोल्यूशन दे नहीं रहे, उनका दिया हुआ आप पहनना नहीं चाह रहे, तो माशी तौर पर मलबू कोई ना कोई लिबास तो ज़ेबतन करना पड़ेगा ना, या उनका दिया या अपना सिला। क्या कहते हैं आप? देखें जी, चीजें दो हैं, किसी को क्रिटिसाइज करना और ये बात उनकी ठीक है कि वो जो साइज फिट्स फॉर ऑल की बात आप कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि दूसरी तरफ वो बात भी आपकी ठीक है कि आप अगर फर्ज करो उनकी चीजें आपको पसंद नहीं आ रही, उनका जो मनसूबा है वो पसंद नहीं, उनका प्रोग्राम पसंद नहीं आ रहा, तो आप उसके अंदर कॉस्मेटिक्स तो कर सकते हैं ना। आप उसको अपने हालात के मुताबिक आप उसको रिफाइन तो कर सकते हैं। अब रिफाइन करने के लिए काम करना पड़ेगा और काम हम में से कोई करना नहीं चाहता। ये भी एक नुक्ता आ गया। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ आपके सामने रखता हूँ। मुझे मौका मिला, मैंने चंद मॉडल और पढ़े, अर्जेंटीना का भी पढ़ लिया, लेबनान का भी देख लिया, इजिप्ट का भी पढ़। उनके तो मॉडल सब हमसे मिलते जुलते हैं सर। अर्जेंटीना का तो ऐसा महसूस होता है जैसे हमसे हूबहू मिलता हुआ है। सब्सिडीज़, लार्ज गवर्नमेंट, टू मच एम्प्लॉयमेंट इन पब्लिक सेक्टर, ये सारे वही इश्यूज़ हैं जो हमारे इश्यूज़ हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, इस तरह की चीज़ें। तो ये तो मुश्तरक चीज़ें हैं। अर्जेंटीना तो एक तरह से हमारा केस और अर्जेंटीना का तो फोटोकॉपी है। वो हमसे शायद थोड़ा एक्सट्रीम केस होगा, लेकिन हरकतें हमारी भी वही हैं। क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल, लेकिन आप ये भी देखें ना कि अर्जेंटीना ने फिर जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मुल्क अंदर इंप्लीमेंट की तो त्यों उनका IMF के चुंगल से छुटकारा आसान होता गया। तो बात यह है कि मुझे बताएं क्या जरूरत है हायर। मैं अक्सर अपने व्लॉग्स के अंदर ये बात करता हूं कि हमें पता है कि जो हमारे ऊपर बर्डन है, या इसको मैं आम अल्फाज में जो गैर जरूरी अखराजात हैं उनको कम करने से हमें आसानी हो सकती, हम क्यों नहीं करते? क्यों हम IMF के पास जाते हैं? IMF भी यही बात करता है, वर्ल्ड बैंक भी यही बात करता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी आपसे यही बात करता है, जो और इस तरह के जो इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर्स हैं वो भी आपसे यही बात करते हैं। फिर ये भी कहा जाता है कि जो आपका गैर जरूरी अखराजात कम करें और टैक्सेशन बढ़ाएं, उसके लिए कहा जाता है कि जो आपका टैक्स नेट है उसको एक्सपेंड करें। और ये बात एक आम आदमी को भी पता है, जो टैक्स एक्सपर्ट है उनको भी पता है। फिर ये बात हम IMF से क्यों कहलवाते हैं और फिर हमें इन लोगों को पे भी करना पड़ता है। तो ये वो सारी चीजें देखें, आपको मैंने एक दफा एक बात कही थी एक प्रोग्राम के अंदर कि मेरा घर है और मुझे मेरे घर के मसाइल के बारे में बेहतरीन पता है। मेरा नहीं ख्याल को बाहर का बंदा आके मेरे घर के मसाइल को हल कर पाएगा। वो वही बात आके वन साइज फिट्स फॉर ऑल वो उसी नजर से देखेगा जो घर के हालात की तकनीकी वो मुश्किलात हैं वो मेरे अलावा किसी को नहीं पता। तो फिर मेरे घर के हालात का सलूशन जो मुझसे बेहतर और कोई बंदा नहीं दे सकता। बड़ा अहम नुक्ता है, लेकिन आपने बताया कि उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। पानी सर के ऊपर से गुजर जाए तो पाकिस्तान में हर आदमी मसाइल के हल बताना शुरू कर देता है, लेकिन हम बार बार प्रोग्राम में बता रहे होते हैं कि देखो देखो अभी घुटने घुटने पानी हो गया, अभी सीने तक आ गया, अब कंधे से भी उठ गया, तब लोग नहीं सुनते। जब सर से ऊपर आ जाता है फिर थोड़ी हिलजुल शुरू होती है। डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब, बात यह है कि अगर आप इस मुल्क के अंदर हकीकत बताते हैं तो आपको नेगेटिव इंसान कहा जाता है, लेकिन अगर आप सिर्फ अच्छा बताते रहें तो बिल्कुल ठीक है। वो डॉक्टर लोगों को अच्छा लगता है
जो डॉक्टर कहता है, जब मरीज उसके पास जाता है, वो कहता है हाँ जितना मर्जी चीनी खा लें कोई मसला नहीं, जितना मर्जी बड़ा गोश्त खा लें कोई मसला नहीं, परहेज करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपकी सेहत ठीक रहेगी। वो डॉक्टर अच्छा लगता है। वो डॉक्टर कहता है आप पर कोई पाबंदी नहीं है, ये दवा खा लीजिएगा, और अगर भूल गए तो कोई बात नहीं, अगले दिन खा लीजिएगा, और अगले दिन भूल गए तो कोई बात नहीं, और जो मर्जी चाहे दवा छोड़ दें और जो मर्जी चाहे दवा खा लें, बस मेरी फीस पूरी मुझे दे दें, है ना। तो वो डॉक्टर अच्छा लगता है। लेकिन जो डॉक्टर ये कहता है परहेज करें, कम खाएं, सब्जी खाएं, फल खाएं, बड़ा गोश्त ना खाएं, चिकन खा लें, मछली खा लें, मीठा ना खाएं, अपनी पसंदीदा मिठाइयाँ छोड़ दें या बिल्कुल वो उसमें खाएं, मुतवाज़े तौर पर खाएं, तो वो डॉक्टर थोड़ा बुरा लगना शुरू हो जाता है। तो बात ये है डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब कि हमारे मुल्क के लोगों को आदत है ऐसे लोगों की जो कि पॉजिटिव बातें करें। ये शुक्र है कि कोविड एक दौर था जिस दौर में ये लफ्ज़ पॉजिटिव जो है एक नेगेटिव वर्ड बन गया, वरना यकीन करें इस कौम ने ऐसी पॉजिटिव बातें की जिसकी वजह से आज तक ये हालात पैदा हुए, और ये पॉजिटिव बातें करते करते ही एक बंदा अंदर हो गया और एक बंदा बाहर हो गया। गलत हो गया कुछ, सॉरी जी। अब आप थोड़ा तफसील से बताएं। वो देखें, वो पहले बात जो हम कर रहे थे कि इकोनॉमिक मसाइल की, और उसके बाद हम कह रहे थे जी ये प्रोग्राम्स हैं, ये प्रोग्राम के थ्रू अगर हम प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर मुआशियत हमारी जो ट्रैक पे चली जाएगी। मेरे ख्याल में मैं ये समझता हूँ कि जब तक हम अपने बिहेवियर्स ठीक नहीं करेंगे, आप जितने मर्जी मंसूबे लेके आ जाएं, वो मंसूबे नाकाम होंगे आपके। जहां तक टीवी प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो एक बड़ी किसी ने बात की थी कि जो दिखता है वही बिकता है और जो बिकता है वही दिखता है, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये है कि चूंकि नेगेटिव चीजें हम शायद पता नहीं वो मेंटली तैयार ही नहीं है कि अगर ये कोई बंदा इस तरह की बात कर रहा है, क्योंकि आपने भी ये कहा कि आप इंग्लिश जितनी अच्छी बोलेंगे, मुंह टेढ़ा करके एक्सेंट बनाने की कोशिश करेंगे, आप उतने ही ज्यादा पढ़े लिखे तस्वर होंगे, आप उतने ही ज्यादा अक्लमंद तस्वर होंगे। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा उस बेचारे शख्स को जो इंग्लिश का एक्सेंट बनाने के लिए इतनी एनर्जी वेस्ट कर रहा है, वो कितनी मुश्किलों से गुजरा होगा अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए। दूसरी बात यह है कि आप देखें कि अभी तक हम ये काम नहीं कर पाए कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसके अंदर हम अभी तक उर्दू जो है उसको नेशनल लैंग्वेज इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। इसका मतलब ये कि हमें शायद उर्दू के ऊपर फख्र ही नहीं है। तो मैं इस चीज को ये कहता हूँ कि शायद हमें अपने ऊपर कि हम पाकिस्तानी हैं, हमें ये भी सम टाइम कभी वो शर्मसारी होती है कि मैं एक पाकिस्तानी हूं। जब तक हम जनाबे वाला अपनी चीजों को ओन नहीं करेंगे, डॉक्टर को तनख्वाह तो चाहिए, डॉक्टर को फीस तो चाहिए कि जो भी पेशेंट आए वो फीस दे, लेकिन जब मशवरे की बारी हो तो वो थोड़ा सा अपनी जिम्मेदारी, तो ठीक है आपका हक आपको मिलना चाहिए, मैं एग्री करता हूं, लेकिन जो आपके जिम्मे ड्यूटीज हैं वो भी भाई आप उतनी ही ईमानदारी से पूरी करें जितनी ईमानदारी से आप फीस मांगते हैं। तो दो चीजें हैं, एक ये कि हमें रवैये जो अपने वो ठीक करने होंगे, और उन रवैयों के अंदर से ये बात निकलती है कि हमें अपनी चीजों को ओन करना पड़ेगा और ओन करना चाहिए। और तीसरी चीज जो है, जो भी रिस्पांसिबिलिटी हमारे ऊपर पड़े वो हमें अपनी रिस्पांसिबिलिटी समझ के उसको पूरा करना चाहिए। देखें इकोनॉमिक्स में भी दो अप्रोच, नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव, सही बोल रहा हूं, इसी तरह है। जी जी। तो बात यह है कि हकायक पसंद मईशत जो है, हकीकत पसंदाना मईशत, वो अब आप लोग मईशत दानों ने अब ये तस्वर कर लिया है कि अब उसकी जानिब जाएंगे। मैंने जो पढ़ा देखा अभी जदीद मईशत में, हो सकता है आगे जाके बदल जाए, क्योंकि ट्रेंड आप लोग मईशत दान हर 10 साल बाद तब्दील कर देते हैं, कभी कोई नया ट्रेंड लाते हैं, कभी कोई नया ट्रेंड लाते हैं। अब बात ये हकीकत पसंदाना हालात की बुनियाद पर आप खुद मुझे बताएं कि आपको लग रहा है कि लॉन्ग टर्म कुछ हो सकेगा अभी मौजूदा हालात में, मीडियम टर्म क्या हो सकेगा मौजूदा हालात में, और शॉर्ट टर्म क्या हो सकता है मौजूदा हालात में? आप वजाहत के साथ हमें बताएं, खास तौर पे जो मरूजी हालात हैं उनको सामने रखते हुए। जी, मैं बिल्कुल पॉजिटिव हूं, और हम इकोनॉमिस्ट ने कभी भी ट्रेंड चेंज नहीं किया। जब किसी अब टैक्स एक्सपर्ट्स को इकोनॉमिस्ट समझेंगे वो गलती आपकी, जब आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को एक्सपर्ट समझेंगे, इकोनॉमिस्ट समझेंगे, वो गलती आपकी, वो मेरी गलती नहीं है, इकोनॉमिस्ट की गलती नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि चूंकि हम अभी तक इस गेम में हैं कि मुझे तीसरी दफा फाइनेंस मिनिस्टर बनना है, मुझे चौथी दफा फाइनेंस मिनिस्टर बनना है, मुझे चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर बनना है, मुझे 5 साल पूरे करने हैं। जब मेरे ख्याल में हम अच्छा, बैंकर इकोनॉमिस्ट हो सकता है, बैंकर इकोनॉमिस्ट हो सकता है। बैंकर भाई साहब वो भी इकोनॉमिस्ट नहीं होगा कि बैंकर जो बैंक को चलाएगा एंड ही टीचेस यू हाउ टू मैनिपुलेट द मनी।
वो इकोनॉमी को मैनिपुलेट नहीं कर सकता। वजह यह है कि इकोनॉमिक्स के अपने फंडामेंटल रूल्स हैं, उन फंडामेंटल्स को जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, और कोई भी प्रोजेक्ट आपका हो, मंसूबा 5 साल का हो, 10 साल का हो, मीडियम टर्म का हो, लॉन्ग टर्म का, इवन शॉर्ट टर्म का हो। नहीं, वजाहत आपसे इसलिए ले रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना ख्वाहा हैं, तो एचआर का आदमी इकोनॉमिस्ट हो सकता है, एचआर का आदमी कोई कॉर्पोरेट सीईओ वो इकोनॉमिस्ट बन सकता है, मतलब ऐसे आपसे पूछ रहा हूं। इकोनॉमिस्ट के जो स्पेलिंग है, अगर उनमें से कोई एक डिजिट जो वर्ड जो मिस है, वो इकोनॉमिस्ट नहीं है। वो चाहे एचआर का बंदा हो, चाहे कॉर्पोरेट का बंदा हो, चाहे वो आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे वो एक्सपर्ट्स हो, इकोनॉमिस्ट जो है उसकी अपनी डेफिनेशन है, उसकी अपनी यूनिकनेस है। तो आप जब इन डेफिनेशन से, इस यूनिकनेस से हट के चीजें करेंगे, तो देखें ये भी कुदरत का निजाम है, कुछ चीज आप कुदरत के खिलाफ करेंगे तो उसके रिजल्ट वो नहीं मिलेंगे बल्कि नुकसान ही होगा। अब ये है कि जो एक ड्यू सीट है, जो एक ड्यू डेजिग्नेशन है, वो जो बंदा उस डेजिग्नेशन या ड्यू सीट के लिए सूटेबल है, जब तक वो रेलेवेंट लोगों को रेलेवेंट जगहों के ऊपर नहीं बिठाएंगे, मेरा नहीं ख्याल कि आपको कामयाबी मिलेगी। तो सिर्फ थोड़ा सा मैंने कहा कि हमें इस सोच से बाहर निकलने की जरूरत है। जी मैंने 4 दफा फाइनेंस मिनिस्टर बनना है, जी मैं अब 4थी दफा प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, मुझे 5 साल पूरे करने दिए जाए, ठीक है। अब मसला ये है कि आप ये भी पेश करें, ठीक है मैं 5 साल के लिए आ रहा हूं, ये मेरे पास मुआशी एजेंडा है, हाँ जी मैं 4थी दफा फाइनेंस मिनिस्टर बन रहा हूं, तो मैं इस तरह से फाइनेंस ठीक करूंगा। तो ये चीजें जो हैं, ये तभी हम करेंगे जब हमारी पैथेटिक सोच जो पिछली है उससे बाहर निकलेंगे। और जहां तक रही बात ये कि लॉन्ग टर्म में, मीडियम में, मेरे ख्याल में शॉर्ट टर्म में भी हम ग्रो कर सकते हैं। वही बात जो पोटेंशियल है उसको यूटिलाइज करें। हम मीडियम टर्म में भी ग्रो करेंगे, वही बात जो पोटेंशियल आपका है उसको यूटिलाइज करें। हम लॉन्ग टर्म में भी ग्रो करेंगे जब हम अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज करेंगे फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान। ये बड़ा आम नुक्ता है जो आपने पेश किया, और मेरे ख्याल से नाजरीन को भी उसको समझना चाहिए। बुनियादी तौर पे सर्व आपने किसको करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि शायद इकोनॉमिस्ट की डेफिनेशन में आ भी जाएं, लेकिन शायद वो इस कंट्री के इंटरेस्ट को सर्व ना करें। ये आखिरी पॉइंट जो है डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब ने बड़ा अहम नुक्ता उठाया, क्योंकि हमारे मुल्क को ऐसे भी लोग मिले हैं कि जो इकोनॉमिस्ट ज़रूर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क को छोड़ते ही उन्होंने कहीं और एम्प्लॉयमेंट सीख कर ली, या किसी और मुल्क में चले गए, या कहीं और जाकर बस गए। तो ऐसे लोग भी शायद उस ज़ुमरे में शामिल नहीं होंगे, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ दिस कंट्री एंड इट्स पीपल इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर द पोजीशन ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर, वेदर एट एनी स्टेज। फ्यूचर के अंदर भी हमें पता है, और मैंने इसीलिए इस चीज़ का जिक्र किया क्योंकि डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब भी इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि आने वाली हुकूमत जो भी होगी, अनफॉर्चुनेटली उनके पास कोई कैंडिडेट्स या कोई टीम इस वक्त मौजूद नहीं है। वो इस वक्त इसी पे बिकर कर रहे हैं कि इलेक्शन किस तरह से होंगे और कैसे होंगे, इलेक्शन होने के बाद वो क्या करेंगे इसके ऊपर वो तवज्जो नहीं दे रहे। दूल्हा बनने से ज़्यादा ज़रूरी खावंद बनना है। दूल्हा तो आप बन जाएंगे, लेकिन खावंद बन के कफ़ालत करना, घराने को संभालना, ये एक और जो है वो ज़िम्मेदारी है, इखलाकी ज़िम्मेदारी भी है, मजहबी लिहाज से भी ये एक ज़िम्मेदारी है, माशरती लिहाज से भी एक ज़िम्मेदारी है, और कफ़ालत का जहाँ तक हिस्सा आता है तो माशी तौर पर भी एक ज़िम्मेदारी है। मैंने एक बड़ी अहम मिसाल दी है, नाजरीन इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। हमारे यहाँ दूल्हा तो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन खावंद बनने की तैयारी किसी ने नहीं की, जिसकी वजह से फिर बहुत सारे मसले मसाइल पैदा होते हैं। तो बात मैंने इधर उधर की कर दी, लेकिन डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब समझ गए, और मेरे ख्याल से नाजरीन भी समझ गए कि मैंने बात क्या की। उन्हीं की बात को मेरे ख्याल दरिया को कूज़े में बंद करने की कोशिश की है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब, आप शो में शामिल हुए, बहुत वैल्यूबल इंफॉर्मेशन अपने हमारे नाजरीन को दी। और ज़ाहिरी बात है मैं ओपिनियनेटेड नहीं हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं लोगों की बात को सुनूँ, लेकिन कम से कम अपनी राय को दूँ। लेकिन कभी कभार पेशगोइयाँ ऐसी होती हैं कि उनका करना ज़रूरी होता है, कभी कभार कौम के दिल में उम्मीद जगाने के लिए, और कभी कभार हकीकत से नज़दीक आने के लिए। अफसोस की बात यह है कि हम हकीकत से दूर जाना चाह रहे हैं, हमें हकीकत के करीब आना चाहिए और हकीकत पसंद बनना चाहिए। वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।